हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों का आज की अपनी ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी देखने वालों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आप कर रहे हैं 12वीं क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 12 और 12 में न्यून मांग व अधिमांग को ठीक करने के उपाय, ये हमारा टॉपिक है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि न्यून मांग कैसे, अधिक मांग कैसे होती है। जो हमारी मांग पूर्ण रोजगार पर जो रिक्वायरमेंट मांग की होती है उससे कम मांग होती है और अधिक मांग होती है, तो उसको हम ठीक कैसे थी और उसके हम ठीक करने के उपाय हमने बताया था कि आपने हमारी रिक्वायरमेंट मांगी है दी है AD बराबर AS, लेकिन कई बार क्या आता है, ये हमारी न्यून मांग, ये हमारी अधिक मांग। इन विषयों पर, इन दो विषयों पर हम बात कर रहे थे। तो इन विषयों को हम फिर इसको पूर्ण रोजगार के संदर्भ में हम इसके बराबर कैसे करें, इसके बारे में हमारा चर्चा का विषय रहेगा। फिर छात्रों पिछले अध्याय अपने अच्छे से करेंगे, हमें उम्मीद है इसमें भी करेंगे, क्योंकि पूर्ण रोजगार संतुलन की आदर्श स्थिति होती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, पूर्ण रोजगार आदर्श स्थिति होती है। यदि इससे कम हो जाइए तो न्यून मांग और ये तो अधिक मांग। इन न्यून मांग और अधिक मांग दोनों को ठीक कैसे किया जाए, इसके विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो इसको ठीक करने के लिए 3 विधियां हैं, जैसे कि मैंने यहाँ दर्शाया है। पहली विधि है राजकोषीय निधि, दूसरी विधि है मौद्रिक विधि, मौद्रिक नीति। पहले कौन सी है? राजकोषीय नीति, दूसरी मौद्रिक नीति और तीसरी है विदेशी व्यापार नीति। इन 3 नीतियों का प्रयोग करके हम न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक करते हैं। प्रिय छात्रों, जैसे कि हमने पीछे बताया था कि न्यून मांग और अधिक मांग के फलस्वरूप व्यापार चक्रों का निर्माण होता रहता है। न्यून मांग की स्थिति में समग्र मांग पूर्ण रोजगार सत्र के आवश्यक कुल पूर्ति से कम होती है। वस्तुओं का उत्पादन की मांग से अधिक होता है, लाभ कम होने लगते हैं, आय में गिरावट शुरू हो जाती है, साधन बेरोजगार होते हैं। इसके उल्टा यदि अधिक मांग की अवस्था हो तो उसमें समग्र मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक कुल पूर्ति से अधिक हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति और कीमतें बढ़ने, मुद्रास्फीति की अवस्था हो जाती है, कीमतों में बढ़ने की स्थिति पाई जाती है। इसका समाज का निर्धन वर्ग पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो इन दोनों को हम ठीक करने के लिए मैंने आपको बताया 3 तरीके हमारे पास। पहले राजकोषीय नीति, दूसरा आपका मौद्रिक नीति और तीसरा विदेशी व्यापार नीति। इन 3 नीतियों का हम प्रयोग करके न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल आज राजकोषीय नीति की बात करते हैं। राजकोषीय नीति से अभिप्राय बजट तथा आय व्यय संबंधी नीतियों से है कि जो सरकार के आय है, सरकारी व्यय है, सरकार की जितनी सरकारी व्यय और सरकारी आय से, जिसको हम सार्वजनिक कहें या सरकारी कहें, एक ही बात है। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? सरकारी व्यय की विधि व्यवस्था या सार्वजनिक आय की प्राप्ति व्यवस्था। ये 2 प्रकार के तरीके हमारे पास। सार्वजनिक व्यय से संबंधित राजकोषीय उपाय और सार्वजनिक आय से संबंधित उपाय, 2 प्रकार के उपाय हैं। पहला हम बात करते हैं सरकारी व्यय, सार्वजनिक व्यय। इसको एक ही बात है, सरकारी सार्वजनिक व्यय या सरकारी व्यय की बात है। सरकार की व्यय के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? सार्वजनिक व्यय में कौन कौन से आते हैं? सार्वजनिक निर्माण, या सरकारी, सार्वजनिक या सरकारी, सार्वजनिक निर्माण नंबर 2 सार्वजनिक कल्याण, और नंबर 1 सार्वजनिक निर्माण, नंबर 2 सार्वजनिक कल्याण, नंबर 3 सुरक्षा पर व्यय। सुरक्षा और नंबर 4 अनुदान। या आर्थिक सहायता। देखिए छात्रों से जो पहले हम बात करते हैं सार्वजनिक व्यय की, तो सार्वजनिक व्यय या सरकारी व्यय वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सार्वजनिक निर्माण, जैसे सड़क है, पुल है,
या सरकारी इमारतें हैं उनका निर्माण करवाती है सरकार, उसको हम सार्वजनिक निर्माण बोलते हैं। दूसरा सार्वजनिक कल्याण, हॉस्पिटल की व्यवस्था करना, टीचर की व्यवस्था करना और डॉक्टरों की व्यवस्था करना, ये सारा का सारा सामाजिक कल्याण में आता है। निर्माण और कल्याण में मामूली सा फर्क है। जो निर्माण है उसमें नई चीज का निर्माण किया जाता है, बनाई जाती है, और सार्वजनिक कल्याण है इसमें लोगों की भलाई के हित के लिए कार्य किए जाते हैं, ये शामिल होते हैं। इन पर क्या व्यय कहलाएगा, तो ये सरकारी व्यय है, ये भी सरकारी व्यय है। दूसरा सुरक्षा प्रव्यय, आंतरिक सुरक्षा पुलिस वगैरह है, और बाह्य सुरक्षा जैसे हमारी फौज सेना है उस पर किया गया व्यय हमारा सुरक्षा प्रव्यय कहलाता है। और तीसरा अनुदान, जो कमजोर वर्ग के लिए सरकार सब्सिडी आर्थिक सहायता देती है उसको हम अनुदान की श्रेणी में लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये 4 टॉपिक आपके क्लियर हुए कि सार्वजनिक व्यय होता क्या क्या है, सार्वजनिक व्यय में सरकारी व्यय में क्या क्या शामिल होता है। नंबर 1 सार्वजनिक निर्माण, सार्वजनिक कल्याण, सुरक्षा प्रव्यय, अनुदान। अब हम बात करते हैं सरकारी व्यय की वित्तीय व्यवस्था है, सरकारी आय की। ये तो सरकारी खर्चे थे, सरकार को आय कहां से होती है, इसको हम कहें सरकारी व्यय, सरकारी आय। ये जिसके व्यय के खर्चे थे ये आय किन से होती है। सरकार की आय होते हैं नंबर 1 कर। सबसे पहला तरीका सरकार का आय का कर है। सरकार लोगों पर कर लगाती है। ये 2 प्रकार के कर लगाती है। नंबर 1 प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर जैसे आय कर, जो सीधा करापात और कराघात जिस लोगों पर होता है उसी को बोलते हैं सरकार। जिसके बदले में सरकार लोगों को फैसिलिटी नहीं देती, बल्कि एक आवश्यक भुगतान है जो सरकार को करना होता है। ये 2 प्रकार का है, नंबर 1 प्रत्यक्ष कर और नंबर 2 अप्रत्यक्ष कर। जैसे बिक्री कर है, सेल टैक्स जिसको बोलते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। तो और तीसरा है इसके अलावा करके दूसरा हम, ये हमारा हो गया एक तो कर था इसका, और इसका दूसरा है सार्वजनिक ऋण। पहला जरिया है जो आय कमाने का सरकार का वो है पर करों के जरिए। ये 2 प्रकार के कर होता है, हमने इनके जरिए सरकार आय प्राप्त करती है। तो दूसरा जो जरिया है आय कमाने का वो सार्वजनिक ऋण, लोगों से सरकार ऋण ले लेती है। ये भी सरकार की आय का काम है। सरकार से, किसी विशेष व्यक्ति से, लोगों से, दूसरे से लोगों से ऋण के रूप में सरकार आय प्राप्त करती है या सरकारी व्यय वित्तीय व्यवस्था करती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके घाटे की व्यवस्था। ये परीक्षा की दृष्टि से भी आपका इंपॉर्टेंट है। घाटे की विधि व्यवस्था, और घाटे की विधि व्यवस्था में क्या करती है सरकार, अपना जो खर्चा पूरा नहीं है उसको पूरा करने के लिए नए नोट छापती है, नए नोट छापती है। तो घाटे की विधि व्यवस्था, घाटे की विधि व्यवस्था में, घाटे की विधि व्यवस्था, घाटे की व्यवस्था से अभिप्राय बजट के घाटे को पूरा करने के लिए लोग अधिक करेंसी जारी करना, बैंक के द्वारा, सरकार के द्वारा और अधिक करेंसी जारी करना पहले से ज्यादा। तो इस प्रकार ये आप घाटे की विधि व्यवस्था है, इसका मतलब विधि व्यवस्था से अभिप्राय घाटे के बजट को पूरा करने के लिए करेंसी जारी करना। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। अब हमने पढ़ा यहां तक कि राजकोषीय पॉलिसी है उसमें आय और सरकारी कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं कि राजकोषीय नीति एवं न्यून मांग का अस्फीति अंतराल कैसे फर्क करता है, यथार्थ न्यून मांग अस्फीति अंतराल को ठीक करने के कौन कौन से उपाय अपनाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे राजकोषीय नीति में, राजकोषीय नीति में न्यून मांग, न्यून मांग, न्यून मांग, इसका हम दूसरे शब्दों में स्फीति अंतराल कह सकते हैं।
न्यून मांग अस्वीति अंतराल को ठीक करने के लिए राजकोषीय कौन कौन से उपाय अपनाते हैं अपनाए। सबसे पहला उपाय इस चीज को राजकोषीय नीति है वह न्यून मांग है अस्वीति अंतराल को ठीक करने के उपाय। ठीक करने के उपाय कौन कौन से हैं। सबसे पहला उपाय है करों में कमी। देखिए राजकोषीय नीति है इसके कारण न्यून मांग यदि हमारे मार्केट में न्यून मांग है मांग कम है क्या करते हैं कर कम कर देते हैं। कर कम करने से क्या होगा पब्लिक के पास पैसा ज्यादा होगा सरकार के पास पैसा कम जाएगा। जो सरकार के लोगों के कर के रूप में लोगों के पास पैसा जा रहा था सरकार का लोगों के पास बच गया। कम करने से लोगों के पास पैसा ज्यादा करेंसी ज्यादा मुद्रा ज्यादा मुद्रा में इन्वेस्टमेंट करेंगे। यदि सरकार कर के रूप में प्राप्त नहीं करेगी तो लोग उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे और जिससे आगे जाकर उनका काम बढ़ेगा। न्यून मांग को ठीक करने के लिए मांग में वृद्धि करने के लिए करों में कमी की जानी चाहिए। प्रत्यक्ष करों को जैसे आयकर निगम कर आदि में कमी कर देनी चाहिए। इसके फलस्वरूप निवेशकर्ता और ग्रस्तों को बिना निवेश और उपभोग के अधिक व्यय करने का प्रोत्साहन मिलेगा। व्यय में वृद्धि होने के कारण समग्र मांग बढ़ेगी और न्यून मांग को ठीक किया जा सकेगा। दूसरा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके भी हम न्यून मांग को ठीक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक न्यून मांग को ठीक करने का चल रहा है फिलहाल मौके पे। न्यून मांग को ठीक करने के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी चाहिए। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करेंगे सड़क पुल आदि बनेंगे तो लोगों जो वहां पर लोग काम करेंगे मजदूर काम करेंगे निर्मित मिस्त्री काम करेंगे या इंजीनियर काम करेंगे उनकी आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी तो वे लोग अधिक व्यय करेंगे और व्यय करेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र में दूसरे लोगों की आय होगी। इससे भी हम न्यून मांग को कम कर सकते हैं। न्यून मांग का सार्वजनिक व्यय करके भी न्यून मांग को ठीक किया जा सकता है। सड़क बना करके गांव में विद्युतीकरण नहरों का स्वास्थ्य शिक्षा आदि पर अधिक व्यय किया जाना चाहिए जिसके कारण देश में अधिक लोगों की आय बढ़ेगी और लोगों की आय बढ़ेगी तो निवेश अधिक होगा और निवेश के परिणाम स्वरूप आय बढ़ने को प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरा है घाटे की वित्त व्यवस्था में वृद्धि। जब न्यून मांग होती है तो लोगों के पास पैसा कम होता है इसलिए न्यून मांग होती है। लेकिन यदि हम उस समय में घाटे की व्यवस्था है नए नोट छाप करके मार्केट में भेज दे तो लोगों के पास करेंसी बढ़ जाएगी पैसे बढ़ जाएगी तो उनकी खर्च करने की शक्ति बढ़ जाएगी। जब वो खर्च करेंगे तो दूसरी तरफ आय देश में आय बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा और इस प्रकार न्यून मांग से छुटकारा पाया जा सकता है। न्यून मांग की अवधि में सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करने के लिए घाटे की व्यवस्था नए नोट छाप करके अतिरिक्त व्यय करना चाहिए में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति का स्तर बढ़ता है और समग्र आय में वृद्धि होती है। और इसके अगला है सार्वजनिक ऋणों में कमी। सरकार को सार्वजनिक ऋण नहीं लेना चाहिए। लोगों के पास पैसा रहना चाहिए। लोगों के पास पैसा सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि अवश्य वृद्धि होना चाहिए। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि की जाती है जिससे लोगों के पास क्रय शक्ति कम हो। संक्षेप में मांग की स्थिति सरकार द्वारा ऋणों में कमी उल्टा हो गया। सार्वजनिक ऋणों में कमी होना चाहिए इसमें क्योंकि लोगों के पास यदि कमी करेंगे तो सरकार लोगों के पास पैसा ज्यादा रहेगा। यदि लोगों से पैसा सरकार ऋण के रूप में ले लेगी तो लोगों की क्रय शक्ति घट जाएगी और मांग अधिक घटेगी। लेकिन यदि वो ऋणों में कमी कर देगी तो पैसा ज्यादा लोगों के पास होगा और लोग उस पर ज्यादा व्यय करेंगे तो दूसरी तरफ आय भी बढ़ेगी। तो इसलिए ऋणों में कमी कर देनी चाहिए। ये तो थी हमारी न्यून मांग को ठीक करने के कारण। अब हम बात करते हैं राजकोषीय नीति में। राजकोषीय नीति वह
अधिमांग। अधिमांग या स्फीति अंतराल। हम बात करते हैं अधिक मांग। यदि बाजार में जो हमारी पूर्ण रोजगार के संदर्भ में यदि हमारी मांग अधिक है, जो रिक्वायरमेंट मांग है, रिक्वायरमेंट पूर्ति है, उससे हमारी मांग अधिक है पूर्ण रोजगार की अवस्था में, तो अधिक मांग होने का महंगाई बढ़ जाएगी, जिसका असर निर्धन वर्ग पर ज्यादा पड़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी और कीमतें बढ़ने के कारण निर्धन वर्ग ज्यादा चपेट में आएगा। तो सरकार इसे छुटकारा पाने के लिए क्या करेगी, हम उन विषयों पर ठीक बात करेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि अधिमांग को ठीक करने में राजकोषीय नीति की क्या भूमिका हो सकती है। सबसे पहले करों में वृद्धि। वहां हमने करों में कमी की थी, मांग को ठीक करने के लिए यहाँ करों में वृद्धि कर देंगे तो अधिक पैसा लोगों के पास से सरकार के पास चला जाएगा, इसलिए मांग लोगों के पास कम हो जाएगी। मांग कम होने के कारण वो कम वस्तुओं की मांग करेंगे और जो अधिक मांग थी वो ठीक हो जाएगी। दूसरा है सार्वजनिक व्यय में कमी। सार्वजनिक व्यय में हमें कमी करनी चाहिए वृद्धि की बजाय, क्योंकि वृद्धि करेंगे सार्वजनिक व्यय में हम कमी करेंगे तो सरकार खर्चा कर रही है वे कम होंगे तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, कम काम मिलेगा, उनके पास पैसा नहीं होगा तो वे अधिक खर्च नहीं कर पाएंगे, कम खर्च कर पाएंगे, जो मांग दी है वो मांग ठीक हो जाएगी। इस प्रकार हम इससे भी ठीक कर सकते हैं। अधिमांग को नियंत्रित करने के लिए सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक कार्यक्रम, न्याय व्यवस्था को बनाए रखने पर सुरक्षा व्यय आदि आर्थिक सहायता में कमी कर देनी चाहिए। और तीसरा घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी। इसके साथ सरकार को क्या करना चाहिए, जो घाटे की वित्त व्यवस्था है, नई करेंसी है उसको नहीं छापना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा, मुद्रा लोगों के पास ज्यादा, जिसके पास उनकी क्रय शक्ति बढ़ी हुई है। इसको घटाने के लिए उन्होंने घाटे की वित्त व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसमें कमी कर देनी चाहिए। जो घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी की जानी चाहिए, क्योंकि कम मात्रा में नए नोट छापने से कीमतों को नियंत्रित किया जा सकेगा, अधिक मांग की समस्या को सुलझाया जा सकेगा। और इसके अलावा एक और है सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। सार्वजनिक ऋण है वे ज्यादा ले लेने चाहिए, ताकि लोगों के पास पैसा न रहे, लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाए, उस पैसे को सरकार अपने पास ले ले ऋण के रूप में। लोगों के पास कम होने के कारण वो लोग कम करेंगे, और जिससे क्रय शक्ति कम होने के कारण जो अधिक मांग है वो हमारी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, राजकोषीय नीति है वो न्यून मांग और अधिक मांग को ठीक कर सकती है। राजकोषीय में नीति के द्वारा हम अधिमांग या न्यून मांग या कहें कि स्फीति काल और अस्फीति काल के अवस्था को ठीक किया जा सकता है। ठीक करने में अपने विषय से अवगत हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर आपके साथ दूसरी मौद्रिक नीति के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।